कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोशन क्या हो। अब देखिए उस पिछले में क्या पढ़े थे, स्पीड और वेलोसिटी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो हमने बताया था स्पीड क्या, वही पर सेकंड या पर यूनिट टाइम में कवर्ड जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी में क्या बताया था, वही पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है वो उसकी क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी। फिर ये भी सीखा गया था स्पीड स्केलर क्यों है और वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, और स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है और वेलोसिटी कैसी हो सकती है, सारी चीज़ें सीखे थे। अब आती है, चूँकि हमने बताया था ना कि उसमें और पढ़े थे कि यूनिफॉर्म क्या होती है, स्पीड को क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी में भी यही सारे प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोशन में क्या बताया था कि मोशन दो होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। क्योंकि बताया गया था ना कि कोई चीज़ रेस्ट में होती ही नहीं, क्योंकि अर्थ घूमती रहती है लगातार। इसका मतलब मैं कह दूँ ये यहाँ पे क्या लगातार रुका हुआ, नहीं रुका हुआ, क्यों, क्योंकि अर्थ घूम रही है। इसका मतलब ये भी घूमता है। हम लोग कहते हैं क्या हम रेस्ट में हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते, हम लोग हमेशा चलते रहते, कभी भी फ्री या रेस्ट पोजीशन में आते ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई चीज़ रेस्ट में है ही नहीं। अर्थ घूमती है, अर्थ अगर घूमती है अपने एक्सिस पे ही तो 24 घंटे में हम लोग भी पूरा घूम जाते हैं। वो कितना घूमती है, अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, तो हम लोग कितना घूमेंगे, 2πr, उसकी जितनी भी क्या होती है सरकमफ्रेंस होती है, और इतना इसका 24 घंटे में हम लोग उतना चक्कर लगा चुके होते। और सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन करती रहती है, वो अपना 365 दिनों में हम लोग पूरा एक सन का भी चक्कर लगा लेते हैं। तो चूंकि मोशन क्या होती है, मोशन में हमने फिर पढ़ा था कि रिलेटिव लेते हैं कि कोई दूसरा किसी दूसरे के संबंध में ले लिया जाता था रेफरेंस पॉइंट, उसके सापेक्ष अगर उसकी पोजीशन में चेंज होता था तो हम कहते थे कि वो मोशन में है। अगर उसके पोजीशन में कोई चेंज उस रिलेटिव टर्म के या उस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष कोई भी उसमें कोई चेंज नहीं होता था तो हम कहते थे कि वो किस में है, रेस्ट में। अगर होता था तो वो मोशन में होती थी। अब देखो आज हम पढ़ेंगे फिर क्या, मोशन भी दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म होता था, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है, वही इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, समान समय अंतरालों में जब कोई चीज़ क्या समान दूरी तय करे तो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। और वही नॉन यूनिफॉर्म कब, असमान गति कब हो जाएगी, वही जब इक्वल टाइम में क्या करे, इक्वल टाइम में डिस्टेंस कैसी कवर करे, नॉन मतलब कि अलग अलग दूरियां तय करे एक समान समय अंतरालों में। इसमें दो चीज़ें भी हो सकती हैं कि हो सकता है कभी कभी टाइम के साथ, कभी कभी मैं कह दूं कि कभी कभी समय अलग ले लें, टाइम अलग उसको ले लें, दूरी अलग ले लें। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दो कंडीशन ले सकते हैं, टाइम को अलग ले सकते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग दूरी तय करे, या अलग अलग समय पर क्या करे, अलग अलग दूरी तय करे, या समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो यूनिफॉर्म हो जाती है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म जैसे ये हो गया हमारा, ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू किया, कोई भी पार्टिकल, इसने यहाँ से चला यहाँ तक की, ये इतना जाने में, ये मान लो x1 है, इतना जाने में ये समय कितना लेता है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की जाने में t समय लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक की जाने में कितना, फिर t समय, और ये दूरी x2 कवर कर रहा है, फिर यहाँ तक की जाने में x3 दूरी जाने में फिर t समय। तो क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक कंडीशन ये हो सकती थी। दूसरी मैं इसमें ऐसे भी दिखा सकता था कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, अब इसमें हम डिस्टेंस को इक्वल ले लेते हैं, x को t1 में जा रहा है, दूसरी x को t2 में जा रहा है, तीसरी x को t3 में जा रहा है, ऐसे ऐसे कर सकता है। देखो अब क्या हो गई, कंडीशन क्या नज़र आ रही कि यहाँ पे समय समान इक्वल टाइम में, डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल है, तभी एक्सीलरेट हो रहा है वो। इसमें घट भी बढ़ सकता है। जैसे मैं इसको मान लेता कि ये 5 सेकंड, कितने सेकंड, यहाँ 5 सेकंड में मान लो 10 मीटर गया, और अगले 5 सेकंड में ये 15 गया। अब बताओ 10 से 15 जाने में उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यही पर सेकंड निकाल लें, यहाँ इसका मतलब 5 सेकंड में कितना आ गया 10, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 2 मीटर, यहाँ 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 3। तो पता हो गया कि यहाँ एक सेकंड में 2 मीटर, यहाँ पे कितना जा रहा 3, तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी। इसका मतलब कितनी बढ़ी होगी, पहले 2 मीटर जा रहा था अब 3 जा रहा, कितनी बढ़ चुकी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ से इसके बाद इसने कितना एक्सीलरेट किया 1, फिर उसके बाद आगे मैं इसको 20 मान लूँ
कि यहाँ से यहाँ तक किसने जाने में क्या किया, और समय कितना ले रहा है, समय सबका 5 है। तो अब बताओ यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पहले 3 था, यहाँ 4 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा लिया मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ जाने फिर इसने एसिलरेट किया, तो एसिलरेशन इसमें भी आया। अर्थात मैंने क्या होता था कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब कैसी कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक चीज़ तो हमारी समझ में आ रहा है क्या कि एसिलरेशन कब होगा, जब वो कैसा मोशन करेगा तभी रेस्ट में हो, तब तो एसिलरेशन होने कोई चांस ही नहीं है। अर्थात कोई चीज़ विराम में रखी हो तब भी एसिलरेशन नहीं होगा। दूसरी, कोई चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही, मैं पहले सेकंड में भी 5 जा रहा हूँ, अगले सेकंड में भी 5 गया, और उसके अगले वाले में भी 5 जा रहा हूँ, तब भी इक्वल टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस कर रहा हूँ, तो मेरे में कोई एसिलरेट हो रहा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हो रही। तो इसका मतलब जब कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन करती, एक समान चाल से चलती, तब भी उसमें एसिलरेशन नहीं होता है। तो किसी भी बॉडी या पार्टिकल को एसिलरेट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म चले। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो क्या, कभी धीरे जाते हैं, कभी तेज जाते हैं, वो कभी ब्रेक मार्केट में कभी गाड़ी सामने कोई आ गया वाहन तो ब्रेक लेना पड़ता है, फिर बढ़ाते हैं, फिर धीरे करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, और इस तरीके से जाते हैं 20-25 किलोमीटर अपना काम करके वापस चले आते हैं। तो हमारी स्पीड कैसी होती, क्या हर समय एक जैसी होती नहीं होती, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो हम उस समय क्या कर रहे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चल रहे होते हैं, और उसमें लगातार एसिलरेशन होता है। कभी कभी ब्रेक लगा के रुक जाते हैं, हम लोग किस में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि एसिलरेशन कब होगा किसी बॉडी में, जब उसकी स्पीड उसकी कैसी होगी, वो कैसा मोशन करे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे। बात समझ में, गुड। यहाँ पे कंडीशन इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें समझे। एक हो सकता है अलग समान मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तब भी एसिलरेशन नज़र आ रहा है। दूसरा, मैंने कहा इस बार मैं समय को अलग अलग कर लूँ, डिस्टेंस इक्वल रखता हूँ। देखो मैं कह दूँ ये पहले जो है 10 मीटर, कितने मीटर, 10 मीटर 5 सेकंड में गया, अगले 15 मीटर, सॉरी डिस्टेंस इक्वल रखनी है ना, अगले फिर 10 मीटर कितने में गया, 10 ही में जा रहा है, इसको ये 40 कर लो, थोड़ा काटने में मजा आएगी ना। तो और अगले 50 मीटर कितने में गया, 10 सेकंड में गया, फिर अगले 50 मिनट कितने में गया, 25 में गया, T3 हो, इसको T2 कर लो, इसको T3। अब देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितनी, 50 मीटर, डिस्टेंस कितनी, 50, डिस्टेंस कितनी, 50। तो डिस्टेंस सबकी कैसी है, इक्वल है। डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। और समय कैसा है, पहले 5 सेकंड लिया, फिर 10 लिया, और फिर 25 सेकंड कर लिया। तो इससे एक बात तो समझ में आई, पहले 5 सेकंड में कितना गया, 50 गया, तो 1 सेकंड में कितना गया होगा, 10। वही पर सेकंड में उसकी वही क्या कहलाती, स्पीड कहलाती। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी, पहले ये देखो ये पहले 10 सेकंड में 5 सेकंड में कितना गया, 50 गया। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना गया, 10 मीटर गया। और अगले 10 सेकंड में कितना गया, 50 गया। अगले 10 सेकंड में कितना जा रहा है, 50। तो 1 सेकंड में कितना गया, बोलो, इसको डिवाइड करा लेंगे, 50 का 10 से डिवाइड करा देंगे 5। तो पहले में कितना जा रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पहले में कितना गया, निकाल लिए हम लोग, 10 मीटर जा रहा है। दूसरे में 1 सेकंड में कितना गया, 5 गया। तीसरे में 1 सेकंड में कितना गया, 2। तो पहले में कितना गया, 10 गया, दूसरे में 5 गया, तीसरे में 2। तो 1 सेकंड में इसमें 10 गया, इसमें 5 ही जा पाए, इसमें 2 जा पाए। तो एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि अब यहाँ पे समय फिर हमने इक्वल कर लिया कि पहले सेकंड में कितना गया, 10, दूसरे में 5, तीसरे में 2। इसका मतलब ये अपनी स्पीड लगातार घटाते जा रहा है। घटाते मतलब एक समय आएगा रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो यहाँ भी क्या, जब स्पीड कम हो या ज़्यादा हो तो क्या यूनिफॉर्म है, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। तो दोनों संदर्भ हमारी समझ में आ रहे हैं कि हो सकता है कभी कभी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, और कभी कभी अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। लेकिन बात तो वही हो रही, उसमें एसिलरेशन हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आ रही। कभी कभी क्या होता है कि दोनों चीज़ें साथ में ले सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बदल जा रही है, और क्या होता जा रहा है, समय तो लेता ही रहेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो क्या लेता है, समय लेता है। बात समझ में, इसको मिटाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, अब इसको लिखने की जरूर नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग पढ़ ही लिए थे। कोई पूछे यूनिफॉर्म मोशन
इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाल लेते, एक समान चाल वही निकाले थे। क्या निकाला गया था? स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हमको डिस्टेंस लेनी हो तो क्या कह देंगे, स्पीड उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस को किससे लिखते हो, बोलो? अगर डिस्टेंस को डी से, लेकिन हम लोग डिस्टेंस हमेशा एस से ही दिखाते थे वहाँ पे ना, लेकिन यहाँ दिखाने में दिक्कत होगी, तो इसको अगर ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एस इनटू टी। बात समझ में आ रही? फिर हम लोग आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पोजीशन पे ऐसा होगा ही नहीं। नॉन यूनिफॉर्म कैसी होगी, वही जब बता दिया ना। तो उसमें एसिलरेशन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसिलरेशन इन मोशन, एसिलरेशन इन मोशन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, या एसिलरेशन नहीं, एसिलरेटेड होता है, एसिलरेटेड इन मोशन। दूसरा, या एसिलरेटेड मोशन लिख लो। इसके बाद इसी को हम क्या पढ़ेंगे, एसिलरेशन पढ़ते हैं। मतलब एसिलरेटेड मोशन को कहते हैं त्वरित गति। कौन सी गति? त्वरित गति, त्वरण। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसमें क्या होता है, त्वरण होता है, और वो त्वरित होता रहता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, वो हम बाद में समझाया जाएगा कि जब भी स्पीड बढ़ते जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसिलरेटेड मोशन, मैंने क्या कहा था कि एसिलरेशन कब होगा, जब वो कैसा मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी एसिलरेशन नहीं होगा। चूँकि हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जब कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले चालू किससे करते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो उस समय हम किस पोजीशन में होते हैं, मोशन में होते हैं, अर्थात वेलोसिटी 0 होती है। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, फिर जहाँ ट्रैफिक मिलता है फिर कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अर्थात तो मोशन कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो उसमें जब बढ़ाने के लिए हमको गाड़ी क्या करनी पड़ती है, एसिलरेट करानी पड़ती है। तो हम किस में आते हैं, मोशन में, अर्थात उसी को क्या कहा जाता है, एसिलरेटेड मोशन। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि जब भी उसकी वेलोसिटी को चेंज किया जाए, अर्थात समय के साथ किसी की वेलोसिटी बदले, तो हम कहते हैं वो कि उसमें क्या हो रहा है, एसिलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या होता है कि द वेलोसिटी नहीं, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। क्या कहलाता है, एसिलरेशन। ठीक है, समय के साथ लेना चाहो तो हम क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ टाइम लगा सकते हैं, टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, टाइम ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या टी टाइम, इन टाइम। फिर हम क्या कहते हैं कि जब वस्तु के वेग में समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, जब भी रेट लगाएंगे तो उसको किसके साथ रिलेट करते हैं, समय के साथ। समय के साथ परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा हो सकता है, दोनों हो सकता है। जब मान लीजिए हम किसी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो रेस्ट में होती, फिर बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब इस समय कैसा चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही, तब भी यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। और कभी कभी मान लीजिए 70 की स्पीड में हम पहुँच गए, उस समय मान लीजिए सामने कोई चीज़ आ गई तो हमको रोकना भी है, तो वहाँ पे स्पीड कैसे होगी, घटेगी, तब भी नॉन यूनिफॉर्म है। और गाड़ी एसिलरेट हो रही, लेकिन उस एसिलरेशन को हम क्या कहेंगे, उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है रिटार्डेशन। अर्थात दोनों चीज़ें होंगी इसमें, एसिलरेशन भी होगा और रिटार्डेशन भी होगा। और दोनों को हम चाहें तो एसिलरेट भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव मानेंगे और उसको नेगेटिव मान लेंगे, बस कंडीशन इतनी होगी। रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव मान लिया जाएगा जब उसकी स्पीड को हमको कम करना पड़ेगा, और जब बढ़ाते जाएंगे तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता है तो
त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, या ब्रैकेट में लिख सकते हो त्वरित अवस्था में होती है। तो वह त्वरित अवस्था में होती, ठीक है। आप जैसे भी चाहें लिख सकते हैं, त्वरित अवस्था में होती है। हमने कहा जैसे कैसे, मैं कह दूं कि किसी समय एक ऑब्जेक्ट चलते जा रहा था और वो इस समय यहाँ पे था और फिर वो भी आगे भी जाएगा और ये चलते गया और ऐसे। मैं कह रहा पहले से वो चलते आ रहा था, हमसे नहीं मतलब, मैंने इस समय जब देखा तब उसकी पोजीशन कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे थी? x1 पे थी और चलते गया और मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप वॉच समय चालू कर लिया। समय चालू किया तो समय हमारा कितना था? t1 था। फिर कुछ समय बाद वो x1 से कहाँ पहुँचा? x2 पोजीशन चेंज किया, क्योंकि हमको पता है जब भी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा तो समय लेगा। तो इसका मतलब t1 से समय इसने कितना लिया? t2 समय लिया और उस समय वो इतनी डिस्टेंस को कवर कर चुका है। ये वाली बात समझ पा रहे हैं? ये वाली डिस्टेंस को उसने कवर किया। अब याद रखना, इस डिस्टेंस को उसने कवर करने में क्या, चूँकि हमने कहा ना वो लगातार क्या चेंज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, उसकी वेलोसिटी भी लगातार बदल रही थी। इस समय मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 थी, कितनी थी? और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। कितनी हो गई? v2। v1 को अगर मान लीजिए इनिशियल, चूँकि पहले की वेलोसिटी इसको इनिशियल मानना चाहे हो तो कभी कभी v1 को हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा? v1 = u, और फाइनल वेलोसिटी को v2 = इसको भी मान लेते हैं। जो फाइनल पोजीशन होगी उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको भी मान लेते हैं। दोनों कंडीशन हो सकता है। हम इसके आगे ये वाला मिटाते हैं इधर का। देखो दोनों की हमने वेलोसिटी देखी और इस वेलोसिटी में क्या होता है कि v1 ब्रैकेट में इसको u लिखना चाहो लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इनिशियल। क्या कह सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। v2 इसको v भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इसको क्या कह सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी। अब मैं पूछूं इसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? अगर यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड रही होती, कितनी? क्योंकि इसकी यूनिट किस में होती? मीटर पर सेकंड। तो हम इसको कितना लिखते हैं? 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे v2 कितना हो रहा होगा? मान लो 15 हो गया था। कितना हो गया था? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में चेंज कितना हो रहा है? मैं कह दूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी बदली, तो बता सकते हो 10 से 15 होने में कितना बदला? 5। कैसे निकाले? v2 - v1, मतलब 15 से मैंने 10 घटाया तो कितना हुआ? 5। तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम t। ये t1 से t2 हुआ, चूँकि इसको ऐसे मान सकते हैं, हमने कहा स्टॉप वॉच जब चलाया तो उस समय तो 0 रहा होगा, बढ़ते बढ़ते कुछ भी हुआ, तो t1 को हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पे t1 को 0 माना जा सकता है। तो t1 से t2 होने में उसने कितना लिया? मान लो ये लेता 5 सेकेंड, तो क्या t1 से t2 होने में केवल 5 ही तो ले रहा, मतलब t2 से t1 घटाएंगे और t1 क्या है? 0। तो कितना हो जाएगा? t2 - t1 = जितना, और चूँकि t1 कितना है इसको t मानते हैं, 0 = t, तो वही t आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टाइम कितना लिया? t। ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप जैसे भी लिखना चाहें। तो हम क्या कह सकते हैं? t2 - t1 = t इन टाइम t। चूँकि टाइम कितना ले रहा है? t ले रहा है। हमको लगता है इसमें इंक डालनी पड़ेगी, कम दिख रहा होगा। 10 सेकेंड रुकिएगा। समय कितना लिया वो? चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम t। 1 मिनट में पाज करता हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा इंक डाल लिया हम लोगों ने। हाँ ठीक। इन टाइम t सेकेंड, है ना। फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम t सेकेंड में कितनी हो रही? v2 - v1। वही मैंने कहा ना, 15 से जब भी 10 घटाएंगे 5 चेंज हुआ, तो क्या किए? v2 - v1। अब मैं कह दूँ 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है? कितना चेंज हो रहा है? हम कहते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन 1 सेकेंड चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब दिख रहा होगा, इन
1 सेकेंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ, v2 माइनस v1। जब भी तुमको पता है t लिया गया था तो उतना 1 लेंगे तो क्या डिवाइड कराएंगे, किससे कराएंगे, t से, सबको पता हो गया। 5 पेन का मूल्य 20 रुपये है तो 1 पेन का कितना होगा 20/5, तो वही t समय कितना, t में कितना चेंज हो रहा है v2 माइनस v1, तो 1 टाइम में कितना चेंज होगा v2 माइनस v1 अपॉन t। ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हो, समझना हो, t टाइम में कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है v2 माइनस v1, तो 1 टाइम में कितना होगा v2 माइनस v1 अपॉन t। गुड, वही लिखा गया है। तो v2 माइनस v1 अपॉन t इन 1 सेकेंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या v2 माइनस v1। अच्छा 1 सेकेंड क्या है, टाइम ही तो है, तो इसका हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, टाइम से, तो हम क्या कहेंगे द रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ टाइम, द रेट ऑफ टाइम। हम किसका रेट ले रहे हैं, टाइम का ले रहे हैं। और फिर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको लिख लेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। और यही रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या है उसकी एक्सीलरेशन है, टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही उसकी क्या है एक्सीलरेशन है। बात समझ पाए, v2 माइनस v1, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय के साथ जो रिलेट कर रहे हैं, और इसको किससे लिखेंगे, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या है एक्सीलरेशन है। तो हम इसको यहाँ पे त्वरण भी, इसको चाहे ये लिखे चाहे इसकी ये त्वरण लिख दें, क्योंकि वेग परिवर्तन की ही दर क्या है, त्वरण है, क्या है, वेग ही परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण। और त्वरण को किससे दिखाया जाता है, ए से, v2 माइनस v1 अपॉन t, अर्थात फिर आगे देखें इसको किससे दिखाया जाता है, ए से, इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। अच्छा एक चीज़ वहाँ हम लोग डिनोट किए थे, 2 क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक स्केलर होती है, दूसरी कौन सी होती है, वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई थी, एग्जाम्पल में हम लोग लिख लिए थे, जैसे टाइम, क्या होता था, टाइम को किससे दिखते थे, टी से, और डिस्टेंस क्या होती थी, डिस्टेंस, इसको किससे लिखते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, एल। तो ये सारी होती हैं, इनको जिसमें भी लिखना चाहो। ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती, फोर्स को किस में लिखते हो, एफ से लिखते हो। तो लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे दिखाना, जैसे किसी का नाम होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वेक्टर है, स्केलर है, तो इसके लिए इनके ऊपर एरो लगा के दिखाया जाता है। किसके क्या लगा के दिखाया जाता है, एरो, अर्थात कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो, एरो से बनाया जाता है, ये क्या है, एरो, अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो। तो चूंकि एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर, और चूंकि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम t। बात समझ पाए, वेक्टर क्यों, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन फिक्स होती है, अर्थात एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटीज होती है, वेक्टर v2 माइनस, एक्सीलरेशन क्या है, a इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन टाइम t। बात समझ पाए। और इसको अब ऐसे भी हमने कहा था ना कि जो है v2 को v मानेंगे फाइनल को, v1 को u माने, v1 को क्या मान लें, u, यहाँ पे लिखना चाहो तो ये ऐसे भी हो जाएगा, क्या होगा, v माइनस u अपॉन t। बात समझ पाए, तो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन टाइम t। आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, चूँकि v2 को v माने थे और v1 को क्या माने थे, u माने थे। इसको एक किससे भी निकाला गया है, हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते थे। डिस्प्लेसमेंट से भी कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ किससे रिलेट किया गया था, टाइम के साथ, और अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ भी रिलेट करना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। देखो आप लोग चाहोगे तो मैं उसको भी निकाले दे रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात ये कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर लिख दें इसी में, एक्सीलरेशन इज वेक्टर, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात जो है त्वरण कौन सी राशि है,
सदिश राशि, ठीक है। मैं इसको किसके साथ रिलेट किया हूँ? टाइम के साथ, जो भी समय के साथ। अच्छा मान लो इंस्टेंटेनियस लिया जाता है कि ये बहुत कम समय में इसकी जो है एक्सीलरेशन निकालना होता है, बहुत कम समय का मतलब बहुत कम समय, और उसमें कोई भी चेंज क्या हुआ हो, बहुत कम चेंज हुआ हो, उसकी वेलोसिटी बहुत कम चेंज हुई, लेकिन चेंज हुई तो मतलब वो एक्सीलरेट हुई। तो उसको अगर निकालना हो तो हम क्या कहते हैं इसको? तब निकालना हो तो हम कहते हैं इसको पूरे को डी वी कह देते हैं। क्या कहते हैं? डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। दिखाना चाहो तो ऐसे लिखा सकते हो, एक्सीलरेशन लिख दें। दिख रहा होगा यहाँ तक? नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। तब क्या कहेंगे? मिटा देते हैं, तब लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब बहुत कम समय। इंस्टेंटेनियस टाइम का मतलब होता है बहुत कम समय में। तब एक्सीलरेशन कितना होगा? बहुत कम डिफरेंस हुआ होगा, डी वी अपॉन डी टी, ये ठीक है। जब यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस हो गया, एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं।